हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, हमने लास्ट में जो सेशन किया था आपने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जनरल साइंस के वन लाइनर। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर, यानी बायोलॉजी के टॉप 80 जो वन लाइनर है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में ही मैं इन वन लाइनर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। देखिए, मैंने कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये की है कि मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है। जैसे मैं आज के क्लास में जो ब्रांचेज है उनके को डिस्कस करूंगा, कुछ वन लाइनर, कुछ सेल के डिस्कस करूंगा, कुछ टिश्यू से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, ब्लड से रिलेटेड वन लाइनर, ह्यूमन बॉडी, विटामिन एंड न्यूट्रिशंस, डिजीज, इन सब के वन लाइनर को मैं 1 to 1 करके स्टडी आपके सामने करने वाला हूँ। बहुत मजा आपको आने वाला है। देख लिया आपने, जब आपने बात की ब्रांचेज के बारे में, तो हमने बहुत सारी ब्रांचेज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। स्पेशल एक टॉपिक भी मैं लेकर आया था, वहां से मैंने कुछ वन लाइनर लिए हैं आपके लिए। एक तो स्टडी ऑफ फंगाई, ठीक है। माइकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? माइकोलॉजी में हम फंगाई की स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फंगाई से रिलेटेड उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। माइकोलॉजी ब्रांच है जहां हम लोग फंगाई की स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक वर्ड आपने लिया होगा, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी ये रहा आपके सामने। साइटोलॉजी हमने कब पढ़ा था? साइटोलॉजी सर हमने पढ़ा था जब जब हमने डिस्कस किया कि सेल की जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच में की जाती है। तो द स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, हम टिश्यू की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? वो कौन सी ब्रांच है जहां हम टिश्यू की स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट करके बताना है। अब आपको पता है हमें बहुत तरह के सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, हम उन ड्रीम्स की स्टडी करते हैं। तो ओनिरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। हमारी जब धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, हम जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं या ओल्डर एडल्ट्स की बात करते हैं, 60, 70, 80 ईयर की बात करते हैं, तो जिरेंथोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जहां हम क्या करते हैं? स्टडी ओल्डर एडल्ट्स के बारे में करते हैं, वृद्ध लोगों के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, हमने यहां इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में अप्रोच होता है कि आपको वो पूछेगा कि बताओ, आपने जो ऑर्गेनिज्म थे उनका जो क्लासिफिकेशन किया, उसकी स्टडी क्या है? द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, जिसमें मैं जहां तक इंपॉर्टेंट देख पा रहा हूं, आपने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? 5 किंगडम, किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो बता सकता है? 5 किंगडम के बारे में बात की थी R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने की थी। R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। इसमें हम लोग, ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है और क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी हम इसी को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखो, इंसेक्ट्स की जो स्टडी है वो क्या है? एंटोमोलॉजी, ठीक है। हम इंसेक्ट की स्टडी किस में करते हैं? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है भैया, ये भी सही है। अच्छा, बर्ड्स की स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो हमने क्या क्या ब्रांचेस देखी? हमने फंगे की स्टडी से रिलेटेड माइकोलॉजी को डिस्कस किया, ड्रीम्स ओनरियोलॉजी से डिस्कस किया, जिरेंथोलॉजी हमने ओल्डर एडल्ट्स के बारे में बात की, हमने सेल की स्टडी साइटोलॉजी के बारे में बात की, हमने ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के यानी टेक्सोनोमी के बारे में बात की, हमने इंसेक्ट की स्टडी के लिए एंटोमोलॉजी के बारे में बात की, हमने बर्ड्स की स्टडी के लिए ऑर्निथोलॉजी के बारे में बात की, ठीक है। इन सारे जो मेजर ब्रांचेस थी वो आज हमने डिस्कस की। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। जब नेक्स्ट
हम लोग वन लाइनर लाएंगे तो वहां कुछ नए और नए मेजर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ऐसे आपके साथ हम टॉपिक टू टॉपिक रिलेट करते रहेंगे। अब क्या है, सेल के बारे में बात करिए, कोशिका के बारे में बात करें। सेल क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। यानी हमारी सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है। पता है आपको सबसे पहले क्या होती है, सेल्स। बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है और फिर बनती है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसे बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनती है किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सेल विथ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यहां कह रहा है कि वो बोल रहा है कि सेल जो जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, जिसमें उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी है, वो कौन सी सेल्स होती हैं। देखो, सेल्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहां डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। प्रो यानी पहले, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस के पहले सेल्स थी, यानी इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, यानी वो सेल जो न्यूक्लियस के पहले बनी थी, ठीक है, यानी उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। क्या होगा, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या नॉन डेवलप्ड होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइम की बात करें, जहां बहुत पहले वायरसेस और बैक्टीरिया देखने को मिलते थे, यूनिसेलुलर, है ना, उनसे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां इस तरह की सेल्स पाई जाती है। लेकिन अब क्या है, हम लोग जो है, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं, हमारी सेल्स में न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलप्ड सेल्स देखने को मिलता है हमें। उसके सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी, ऑर्गेनल में भी मेम्ब्रेन्स कवर्ड होती है। The cell organelle composed of the ribosomes RNA and proteins, तो वो है आपका राइबोसोम्स। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि भैया हम सेल की डिस्कवरी की तो बात कर रहे हैं, है ना, कि सेल सेल सेल, लेकिन सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी हुक की डिस्कवरी में, क्या थी, उन्होंने जो सेल्स डिस्कवर की वो सेल्स थी डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक साइंटिस्ट और आए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने थोड़ा सा वेल डेवलप्ड एक माइक्रोस्कोप बनाया और उससे स्टडी की, और उन्होंने देखा कि सिंगल सेल लाइफ के बारे में बात की 1674 में, जो कि क्या थी, जो कि एक लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी, जीवित कोशिका थी, लिविंग सेल की हमने बात की थी। बहुत अच्छी बात है, हमने सेल कर ली, सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली, सेल के न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में बात कर ली। तो सेल के मेम्ब्रेन्स है जो चारों तरफ, एक सेल आपको पता है ऐसे होती है, एक वेल सेल है, इसके बाहर जो मोस्ट आउटर सेल है वो सेल मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये भी ध्यान रखना, किसी भी एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में बात करूं, एनिमल और प्लांट सेल्स, है ना, प्लांट सेल, तो एनिमल सेल्स की जो सबसे आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर, वो कौन सी सेल है, एनिमल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स होती है, लेकिन प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है सबसे आउटर लेयर, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो पूछे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल की मोस्ट आउटर लेयर क्या होती है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है, प्रोटीन का संश्लेषण सेल में कहां देखने को मिलता है, वो मिलता है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, राइबोसोम्स। अब यहां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर्ड सेल वाज, तो पहली बार कौन से व्यक्ति जिसने सेल, रॉबर्ट हुक। लेकिन कोई ये भी पूछ सकता है कि डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की,
तो भी हम रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। लेकिन कोई बोले लिविंग सेल्स की किसने की, तो एंटोनियो लुविन-हॉक का नाम हम लोग उसके सामने रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच है। शुतुरमुर्ग देखा है, उसका अंडक है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो है ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। द साइंटिफिक हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। अब आपको पता है सेल थ्योरी, देखो आपको पता है कि सेल, जो सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं ना, एक्चुअल में सेल वो ही होते हैं। एक्चुअल में कहा गया है कि सेल कौन है, कैसे पहचाने कि ये सेल है, इसका मतलब है कि वो सेल थ्योरी को फॉलो करना चाहिए। अब सेल थ्योरी को लाने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो थे स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की और बताया कि सेल्स का जो होता है वो एक दूसरी सेल से ही बनी होती है, ठीक है। और उन्होंने एक बात और बताई जो सेल थ्योरी में है कि सेल थ्योरी को कौन कौन फॉलो नहीं करता, ये बारे में उन्होंने बताया। जैसे वायरसेस हैं वो नहीं करते, ठीक है, प्रियोन जो वायरस होते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है, और आरबीसी जो होते हैं वो नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी जो सेल्स हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि वायरस क्यों नहीं करता? देखो वायरस का चक्कर क्या है, वायरस एक तो फेवरेबल कंडीशन में एक्टिव होता है, ठीक है। जब तक यही पता नहीं लगाया गया अभी तक तो कि वायरस सजीव की कैटेगरी में रहेगा निर्जीव की कैटेगरी में, क्योंकि जब उसकी कंडीशन फेवरेट होती है, किसी होस्ट में चला जाता है, उसकी बॉडी में चला जाता है, तो एक्टिव हो जाता है, वरना एक तरह से डेड रहता है, अलाइव रहता है। सबसे एक इंटरेस्टिंग मेरा एक कोर्स है जनरल साइंस का, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। मैंने डिटेल में थ्योरी आपको कवर की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आप डिस्कस कर सकते हैं वहां पर। आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लास की नोट्स पीडीएफ आपको मिलने वाली है, डाउनलोड कर सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। जनरल साइंस जीए का कोर्स है जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाली, पूरी परिचम की टीम आपके लिए है। रिकॉर्डेड क्लास है, डाउनलोड पीडीएफ है, पीवाईक्यूज हैं, 10 मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए डिजाइन किया गया है एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, जाइए और परचेज करिए। एक खास बात और है, हमने अभी परचम क्लासेस पर एक ई बुक लॉन्च का एक सेट लॉन्च किया है, 10,000 पीवाईक्यूज का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जहां हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया गया है। यानी एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 इंफॉर्मेशन और देखने को मिलेगी। 10,000 50,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, जाकर जाइए परचम ऐप पर, वहां जाकर परचेज कर लीजिए। अब आता है हमारे टिश्यू। टिश्यू के बारे में बात करते हैं हम। टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं का जो ग्रुप है वही टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए सारी सेल्स एक हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि टिश्यू के बारे में। देखो बोन्स हैव ए हार्ड सब्सटेंस, बोन्स में एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसमें होता है एक तो कैल्शियम, सॉल्ट और एक होता है कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। मैं कह रहा हूं कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है एसएससी के अंदर। स्केलेटल मसल जो होती हैं वो क्या है? स्केलेटल मसल आर अटैच टू द स्केलेटन, है ना। तो ये जो मसल्स हैं वो किससे अटैच होती हैं? टेंडन से। वाटर, अब देखो ये है आपका जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। ये प्लांट टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? प्लांट टिश्यू है। अब जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये एक्चुअल में ऐसे करता है, देखो प्लांट में ये है प्लांट, ठीक है, ये है प्लांट और प्लांट सी रूट्स है। अब भैया प्लांट को फूड बनाना है, H2O चाहिए, CO2 चाहिए और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए एक सूर्य चाहिए, उसकी सनलाइट चाहिए। आई क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट आपको पता है। अब भैया इन्होंने फूड बनाया, खाना बनाया, अब इसके लिए जो वाटर चाहिए वो कहां आया? ये रूट्स के थ्रू पानी यहां तक पहुंचा। तो जाइलम जो टिश्यूज है वो क्या करते हैं? प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और आपने फूड बनाया, फूड भी है सारी जगह चाहिए, रूट्स को भी खाना चाहिए, तो ये रूट्स कहां? ये फाइलम से, है ना। जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये जाइलम और फाइलम दोनों आपके लिए क्या करते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ में फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वाटर का जाइलम करता है और फूड का करता है फ्लोएम करता है, तो ध्यान रखना। सेल दैट गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन्स टू द प्लांट एंड कीप इट ग्रोइंग। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या करते हैं?
प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको बड़ा करने में, उनको ग्रोइंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फोइलम हो गया। जाइलम मींस प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया। तो यही बात हम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार फंसा है, ब्लड। ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड भी ध्यान रखना एक टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होगा आपको बताना है। स्टडी ऑफ टिश्यूज कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सेशंस को अपने कमेंट, हर एक क्वेश्चन जो आपको आता है उसका आप कमेंट करिए, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, तभी आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर पाओगे। ब्लड, अब देखिए ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने देखा ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? तो टोटल 4 ब्लड ग्रुप है, जिसमें ए बी और ओ। अगर मैं बात करूं द ब्लड ग्रुप ए बी हैज, जिसमें क्या नहीं होती है, नो एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज इनमें अवेलेबल नहीं होती। अब यह ब्लड में दो चीजें हैं, ठीक है। ब्लड का हम जब डिवाइड करते हैं, ब्लड के जब टाइप्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, ब्लड को देखते हैं कि ब्लड में है क्या, तो ब्लड में एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ना। ब्लड में क्या एक लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, और उस ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। यही इसका मेन कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। लिक्विड जो कंपोनेंट है प्लाज्मा का, है ना, प्लाज्मा क्या है, ब्लड का एक मेन कंपोनेंट भी है। अब हमने 4 पढ़े, ए बी और यू ओ। इसमें देखो क्या है, ब्लड हम कहते हैं ना, ब्लड हम जब डोनेट करने जाते हैं तो हमारा ब्लड चेक होता है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, होता है ना, और आपसे पूछा जाता है, उसी हिसाब से आपको ब्लड में लिया जाता है। एक्चुअल में ब्लड ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कोई ब्लड ले लोगे और किसी को कोई ब्लड दे दोगे। इसमें थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है। एक्चुअल में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अब इसमें ए वाला ए का ब्लड ले सकता है, बी वाला ए बी का ले सकता है, ऐसे ले सकते हैं, है ना, एक दूसरे का ब्लड ले सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता ओ वाला बी को दे दे, ए वाला बी को दे दे, कुछ क्रॉस कर ले, इसके लिए एक नियम है, ठीक है। उसमें यह है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो उससे तो कोई भी ब्लड ले सकता है, कोई भी ब्लड, ये किसी को भी ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इससे कोई भी ब्लड ले सकता है ओ नेगेटिव से। लेकिन ए बी किससे ले सकता है, ए बी सिर्फ ए बी से ले सकता है, ठीक है। बताओ ऐसा है क्या भैया? ध्यान रखना, ओ एक यूनिवर्सल डोनर है और ए बी क्या है, एक यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ध्यान रखना, कुछ ध्यान है क्योंकि बहुत कॉमन है, ये तो आप 9th-10th में पढ़ते हो। द मेन पर्पज ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पल्स, आपको पता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारे इन्फेक्शन से हमें कॉम्बैट करते हैं, लड़ते हैं, हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। ब्लड कहां प्रोड्यूस होता है, ब्लड का प्रोडक्शन कहां होता है? ब्लड इज प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, बोन मैरो में होता है। ब्लड का प्रोडक्शन कहां होता है? ब्लड प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। अब यह ब्लड है, ब्लड का एक कोई पीएच वैल्यू होती है, पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। अब आप इससे देखिए, जो 0 से 7 तक होता है वो होता है एसिड नेचर, 7 होता है न्यूट्रल और 7 से होता है बेस नेचर, है ना। इसलिए हल्का, है ना, बेसिक नेचर का होता है हमारा ब्लड, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है। हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, इस तरह की बहुत सारी सेल्स होती है। तो मोस्ट अबेंडेंट सेल्स कौन से? एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स क्या है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स है। द एलिमेंट फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन, तभी कहते हैं कि हमें पालक खाना चाहिए, ठीक है, चुकंदर खाना चाहिए, आयरन की रिच सोर्स वाली चीजें हमें खानी चाहिए, क्योंकि हमारी
हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, और हम आयरन से बनी हुई चीजें हमें यूज करनी चाहिए जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड में कमी हो जाती है। अब हमारे ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं एक्चुअल में, मान लो आपको कहीं चोट लगी तो उस चोट को भरने के लिए, उस क्लोट को क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए किसकी प्रेजेंस होती है हमारे ब्लू में, वो प्लेटलेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो एवरेज देयर आर 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर mm3 ऑफ ब्लड। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में एवरेज। अगर मैं ब्लड इज ए रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हमारा जो रेड ब्लड है, जो लाल रंग है, वो लाल होने की कारण क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हमारे हार्ट के थ्रू ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, पहले लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है, इंप्योर ब्लड आपको पता है लेफ्ट और राइट आपने पढ़ा है ना, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारी बॉडी में, 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। ठीक है, मान लो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ये राइट एट्रियम होता है, और ये राइट वेंट्रिकल होते हैं। यहां से ब्लड आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर हमारी बॉडी में इंप्योर ब्लड आता है, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, और फिर हमारे लंग्स में, है ना, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, हमारे लंग्स में। और हम जब श्वास लेते हैं, हमने लिया, हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसें ली, CO2 हमारे O2 हमारे ब्लड में आ गई, हमारी बॉडी में चली गई O2, क्यों, क्योंकि हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, और CO2 हमने एब्जॉर्ब की, और सारी गैसेस को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि द जॉइंट बोन दैट कैन बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, है ना, एक डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी, हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, वो जॉइंट, बोन्स का वो जॉइंट जो एक डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है, तो वो है हिंज जॉइंट है। ठीक है, द टर्सल बोन कहां पाई जाती है, टर्सल बोन्स आर फाउंड इन लेग, हमारे पैर में पाई जाती है ना। फीमर हमारे बोन्स, हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है। ठीक है, फीमर आपको पता है जांग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, और सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टिफिस होती है, जो कान की हड्डी है। ठीक है, कान की हड्डी, कान में 3 हड्डी इस तरफ होती है, 3 बोन्स इस तरफ होती है, 3+3 बोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। टर्सल बोन्स हमारी लेग्स में पाया जाता है। द फाइबर कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन टू बोन, यानी हमें बोन्स को बोन से अटैच करता है, जोड़ता है, वो कनेक्टिव फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। फंक्शन बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, द नंबर ऑफ जॉइंट, कितने टाइप के जॉइंट हमारी ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के, कितने टाइप के, 3 टाइप के जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको कोई पूछ ले कि बताओ, हमने ऑर्गन की बात करते हैं और यहीं आप फंसते हो, जब ऑर्गन की बात करेंगे तो कोई पूछ ले बताओ हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हो है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर वो ये ऑर्गन में कोई पूछे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो भैया जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। ठीक है, और जो ह्यूमंस की स्किन है, हम मानवों की जो स्किन है उसमें 3 लेयर होती हैं, कौन सी, 3 लेयर देखने को मिलती है। जो अगर मैं इन 3 लेयर की बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ फिश द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ स्किन कौन सी है, एपिडर्मिस। 3 लेयर है, इसमें हमारी बॉडी की सबसे बाहरी लेयर, जिसको मोस्ट आउटर लेयर कहते हैं, वो एपिडर्मिस है। अब बोन्स की बात करते हैं तो देखो, हमारे जो फेशियल बोन्स होते हैं, हमारे मुंह में जो हड्डियां हैं, ये कितनी टोटल बोन्स होती हैं, 14। ठीक है, कितनी होती है, 14 बोन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जैसे हैंड की बात करूं, ह्यूमन हैंड की बात करूं, हमारे हाथ की बात करूं, तो 27 कितनी होती है, 27 ऑफ बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। देखो ह्यूमन बॉडी के वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 500। मैं चाहूं तो आपके लिए एक सीरीज, एक स्पेशल वीडियो भी ला सकता हूं जहां हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड 500 MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें सारे सिस्टम आ जाते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। ठीक है,
अगर हम बात करें ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, हमारे और जो ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पेशल एक सेशन लाएंगे जहां मैं आपको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के वन लाइनर के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं हमारे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के कुछ वन लाइनर आपके सामने रखता हूं। कोई पूछे कि डाइजेशन सिस्टम में हमारी बॉडी में डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है माउथ से स्टार्ट होता है। ये माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद खाना कहां जाता है? माउथ के बाद जाता है हमारा ये जो फूड पाइप है, ठीक है, इसको फूड पाइप यानी ओइसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद जाता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में खाना जाता है, ठीक है, डायफ्राम के नीचे है, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है। पेट से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको एनस के थ्रू, है ना, बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से। ये तो हो गया डाइजेशन। आप कोई पूछे सबसे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहां से होता है? माउथ से होता है, ठीक है। कोई पूछे मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और सबसे लार्जेस्ट भी क्या होती है ह्यूमन बॉडी में? अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ कहाँ इसमें डाइजेशन नहीं होता, तो फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होता है। अगर मैं विटामिन की बात करूं, तो इन विटामिन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बी विटामिन है डिस्कवर किया गया था 1897 में। इट वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड। तो वो कौन सा है? थायमीन। थायमीन जो बी विटामिन है वो डिस्कवर किया गया था सबसे पहले 1897 में। विटामिन डिफिशियंसी, देखो विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। देखो घाव में जो होता है, कौन सा विटामिन की कमी से घाव ज्यादा ब्लडिंग होने लगती है, तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो नियासिन कौन से विटामिन को कहते हैं? विटामिन 3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, ठीक है। एनर्जी इन रिलीज, 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी? तो 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी? ध्यान रखना, 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर सोलेबल विटामिन, है ना, जैसे जो और फाउंड इन फ्लो, है ना, फूड्स लाइक लीवर, मिल्क, एग एंड फिश हेल्प कीप ब्लड एंड नर्व सेल हेल्थी। तो कौन सा है वो है बी विटामिन B12, है ना, बी कॉम्प्लेक्स B12, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं? हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल है। किसमें? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल है इन आवर बॉडी। विटामिन इज सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी। आप बताओ धूप में चले जाओगे तो क्या बनाएगी हमारी बॉडी? विटामिन डी कहां से मिलता है? हमें सनलाइट से, सूर्य की धूप से, लेकिन ध्यान रखना सुबह सुबह की, वरना बाद में यूवी रेज आ जाएंगी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। आपकी बॉडी का मैं कह दूं जितने कैंसर होते हैं उसमें, अभी मैंने एक पढ़ा वीडियो जहां मुझे पता लगा कि 5% जो कैंसर की डिजीज है वो धूप में यूवी रेज की वजह से होता है। ये वैसे बहुत शौकाने वाली चीज है मेरे लिए भी, कि हम जब धूप में, तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो यूवी रेज का रीजन होते हैं कैंसर का। तो जब भी जाएं प्रोटेक्ट होके जाएं, ज्यादा ना जाएं, ठीक है। हो सकता है आप कहोगे इससे बचा नहीं जा सकता, हाँ ठीक है, कम किया जा सकता है, ठीक है। इट कंटेंट, देखो मैं कहूँ अगर एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। उसका रिच हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, जैसे गवावा या फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। द डिजीज कोज बाई लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो वो है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन, तो रिकेट्स क्या है? विटामिन डी से होने वाला डिजीज है। अगर विटामिन प्रेजेंट आर मिल्क इन विटामिन ए, बी और डी, लेकिन विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, दूध में। विटामिन डिफिशियंसी, है ना, द डिफिशियंसी कोज डिले इन ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के, आपको अभी बताया, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको कौन सा? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनाए हैं विटामिन में कि आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आपको याद करना है इनको, ठीक है। अगर मैं बात करूं
कि हमें तुरंत इमर्जी वो चाहिए एनर्जी, तुम क्या कहें, ग्लूकोज पी लेते हैं, ग्लूकोज पी इंस्टेंट एनर्जी, क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है, तो खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो इसी का यूज करते हैं, है ना। कोबालेमाइन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12, अभी हमने बात की थी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है, ऐसे, है ना। विटामिन डी का इफेक्ट कहाँ होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब कोई पूछे भैया विटामिन ए की बात करते, रेटिनॉल की बात करते, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते, तो भैया उसका रिच सोर्स क्या है, कहाँ मिलेगा हमें विटामिन ए, क्या खाएं, कैरेट्स खाएं, गाजर खाएं, सर्दियां आ गई हैं, गाजर खाएं, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। वो विटामिन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब कोई डिजीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई पूछ लेता है ना, जैसे पूछ लेता है कि बताओ कालाजार डिजीज है, वो किससे होने वाला रोग है, पूछते हैं ना, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्रोटोजोआ डिजीज है, तो कालाजार डिजीज है, वो कौन सी डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया कैसी डिजीज है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है। अब मैं कहूं कि हम कहते हैं ना यार, इसकी बॉडी में बहुत लूज मोशन से वाटर की डिफिशियंसी होगी, पानी की कमी से, है ना, डिहाइड्रेशन हो गया है ना, ज्यादा तेज घूमने में, धूप से, गर्मी से डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो सफिशिएंट मात्रा में पानी पिए। और एक इंटरेस्टिंग बात कि ज्यादा पानी भी ना पिए, 4 से 5 लीटर से ऊपर पानी ना पिए, वरना आपके लिए फिर ये भी नुकसानदायक हो सकता है, मतलब ज्यादा का मतलब एक्सेस नहीं, है ना। द जीका वायरस, हमने जीका वायरस जो नाम लिया, जीका, ये क्या है, युगांडा का एक फॉरेस्ट है, उसके नाम से लिया गया है जीका, ठीक है, जीका वायरस, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे मलेरिया का आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम, है ना, पैरासाइटिक के कारण होती है डिजीज, ठीक है। और कौन सा मच्छर इसको ले जाता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको कैरी करता है, ठीक है, इस पैरासाइटिक को क्या करता है, कैरी करता है। थैलेसीमिया, ये क्या है, एक ब्लड में डिसऑर्डर है, ये हेरिडिटी, हमें आनुवंशिकता से मिलता है, ये ब्लड एक डिसऑर्डर है, इस तरह की डिजीज हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं, है ना, लेप्रोसी, लेप्रोसी है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अगर इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, जो पैरासोमनिया है ना, पैरासोमनिया, ये स्लिप वॉकिंग है, यानी नींद में चलने की बीमारी, ये भी एक बीमारी है, समझो ना कि ऐसे ही चल जाते हैं, ये एक डिसऑर्डर है, एक तरह की बीमारी है, स्लिप वॉकिंग, है ना, ये नींद में चलते हैं, पैरासोमनिया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आई ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं, वो क्या है, ग्लोकोमा। अगर थायराइड ग्लैंड, ग्लोइटर डिजीज, गलगंड रोग आपको पता है किसकी वजह से हो जाता है, आयोडीन की कमी से, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ग्लोइटर डिजीज हो जाती है। अगर कोई पूछे कि डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक रोग है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक बहुत बड़ी बीमारी HIV एड्स, HIV पहली कंडीशन, लास्ट में डिजीज है एड्स, ठीक है। तो एड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उसको एड्स है या नहीं, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो क्या है, एलिस टेस्ट, है ना, एलिसा टेस्ट यूज करते हैं, द टेस्ट यूज टू डायग्नोस एड्स, ठीक है। विल्स डिजीज, विल डिजीज हमारी किडनी को इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, हमारी किडनी को इफेक्ट करता है। अब हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस क्या करता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। विल्स डिजीज हमारी किडनी को इफेक्ट करती है, हेपेटाइटिस हमारे हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस क्या है, वायरस डिजीज है, वायरस होने वाली। रिंगवॉर्म फंगल डिजीज है, ठीक है, खाज खुजली दाद ही हो जाते हैं, ये क्या है, फंगल डिजीज है ना। सार्स इज कोज्ड बाय, सार्स किस होता है, वायरस है, ठीक है, सार्स एक वायरस डिसऑर्डर है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ग्लाइटर डिजीज हो जाती है, गलगंड रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, इसलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का यूज करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आज हमने देखो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, साथ में हमने विटामिन के देखे, इससे पहले हमने ह्यूमन बॉडी के कुछ क्वेश्चन देखे, ब्लड के क्वेश्चन देखे, टिश्यूज के देखे, और हमने बात की कुछ सेल से रिलेटेड। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, रिपीट करना है, घर जाके रिवीजन करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो को अगर आपको नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए, डबल में, यानी 2x की स्पीड में करके देखिए, एक बार आप अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद 2x में देखिए, आपको लगभग कम से कम आज 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे
जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो 150 क्वेश्चन अगर आपको 30 से 40 मिनट्स में आपको देखने को मिलते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा देखिए, ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसा टीचर आएगा जो एक दिन सब कुछ पढ़ा के चला जाएगा एक ही क्लास में और आप उसको देख लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको छोटे-छोटे कलेक्शन बनाने पड़ेंगे कि अच्छा मुझे ये वाली क्लास देखनी है, इसको नोट डाउन करना है, फिर इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे सारे सेशंस आप 1 टू 1 करके देख सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर।